हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। आज हम क्लास 10th हिंदी के 50 VVI इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज को लेकर आए हैं, जो कि 2023 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आप हमारे वीडियो से बने रहेंगे। यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर ढेर सारी PDF दिया हुआ है, तो उम्मीद है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे और वहां से PDF डाउनलोड करके पढ़ेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से शांति से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगम्मा कौन थी? तो इसका आंसर देखते हैं। मंगम्मा अपने छोटे से परिवार की मालकिन थी। वह अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, जिसके किसी बात को लेकर अपने बहू के साथ विवाद था। मंगम्मा अपना जीवन गुजारा के लिए दही बेचा करती थी। तो क्वेश्चन कर रहा है फर्स्ट नंबर, मंगम्मा कौन थी? तो मंगम्मा एक छोटे से परिवार की क्या थी? मालकिन थी। वह अपने पोते के से बहुत प्यार करती थी। किसी बात को लेकर अपने बहू के साथ विवाद था। छोटी मोटी बात को लेकर नजम्मा उसकी बहू का नाम था, उनसे मंगम्मा को क्या था? विवाद था। मंगम्मा अपना जीवन गुजारा के लिए दही बेचती थी। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। रंगप्पा कौन था? वह मंगम्मा से क्या चाहता था? तो आंसर इसका है, रंगप्पा एक जुआरी था। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा एक जुआरी था। वह मंगम्मा से पैसे कर्ज के रूप में चाहता था। इसके लिए वह मंगम्मा को बार बार परेशान करता था। कौन? जो रंगप्पा जुआरी था, वह मंगम्मा को बार बार क्या करता था? परेशान करता था। साथ ही उसको बुरी नियत मंगम्मा के प्रति था। किसका? रंगप्पा का मंगम्मा के प्रति बुरी नियत भी था। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करनी चाहती थी? इसका आंसर है, मंगू की माँ अस्पताल की गौशाला की उपमा देते हैं। मंगू की जो माँ थी वह अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है, जिसमें गाय रहता है। वैसी उपमा देते हैं कि मंगू जन्म से ही पागल तथा गूंगी थी। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है कि मंगू जन्म से ही थी। आपको ऑप्शन ए रहेगा पागल, बी रहेगा गूंगी, सी रहेगा ए बी दोनों, डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे, मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल और गूंगी थी। वह बिस्तर पर ही पेशाब पैखाना कर देती थी। कौन? मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। वह बिस्तर पर ही लेट्रिन बाथरूम कर देती थी। अस्पताल के कर्मियों पर उसे थोड़ा भी विश्वास नहीं होता था कि वह मंगू को अच्छी तरह से सेवा करेंगे। इसलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहते थे। सही बात है। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहता था? तो मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है और मंगू जन्म से ही गूंगी और पागल थी। वह बिस्तर पर ही पेशाब पैखाना कर देती थी। उसे अस्पताल की कर्मियों पर विश्वास नहीं था। किसको? मंगू की माँ को, कि मंगू को वहाँ पर ठीक ढंग से सेवा सत्कार किया जाएगा। इसलिए मंगू की माँ उसे अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लेखक किस विडंबना का बात करते हैं तथा विडंबना का स्वरूप क्या है। तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित पाठ से लिया गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं तथा विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक भीमराव अंबेडकर जाति रूपी विडंबना की बात करते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जाति रूपी विडंबना की बात करते हैं और कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद को मानने वाले की संख्या में कोई कमी नहीं है। अभी भी जातिवाद सभी लोग मानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कृष्ण को चितचोर क्यों कहा गया है। तो कृष्ण को चितचोर क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर देखते हैं। कृष्ण को चितचोर इसलिए कहा गया है कि कृष्ण निराला तथा मनमोहक है। कृष्ण क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कृष्ण क्या है, निराला मनमोहक, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण निराला तथा मनमोहक हैं। वह सभी के मन को चुरा लेते हैं। कृष्ण जो है वो सभी के मन को चुरा लेते हैं तथा जो कृष्ण को देखता है वह उन्हीं के होकर रह जाते हैं तथा वह सभी के मन को चुरा लेता है। वो सभी को, वो जिनको जिनको देखता है वो सभी को मन को चुरा लेते हैं, इसलिए उन्हें चितचोर कहा गया है। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कृष्ण को चितचोर क्यों कहा गया है, तो कृष्ण मनमोहक तथा निराला हैं। वह सभी के मन को चुरा लेते हैं तथा जो कृष्ण को एक बार देखता था वह उन्हीं के होकर रह जाता था तथा वह सभी के मन को चुरा लेते थे, इसलिए उन्हें चितचोर कहा गया। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रेम की देवी किसे कहा जाता है। तो प्रेम की देवी श्री राधिका को कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में आपको, तो आपको याद रखना है। ऐसे तो प्रेम की देवी किसे कहा जाता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में आता है, लेकिन आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ धर्मों की वास्तविक उत्पत्ति तथा विकास हुआ है। यहाँ विभिन्न धर्मों के होने के बावजूद भी सभी धर्म के लोग आपसी प्रेम तथा भाईचारा विद्यमान है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बार बार बिहार बोर्ड टारगेट करती है इस क्वेश्चन पर। तो धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व यानी बहुत महत्व है क्योंकि यहाँ पर धर्मों की वास्तविक उत्पत्ति तथा विकास हुआ है। यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं लेकिन सभी धर्म अपने आपस में भाईचारा बनाकर रखते हैं, कहीं किसी में कोई झंझट नहीं रहता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि आपसी प्रेम तथा भाईचारा विद्यमान है। यहाँ विद्वान लिखा गया तो ये गलत है, तो आप इसे यहाँ पर सही कर लीजिएगा। विद्यमान क्या विद्यमान है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का सेशन ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो कि कम से कम 10 बार से ज़्यादा बिहार बोर्ड टारगेट की है इस क्वेश्चन पर और दी है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइए और देखिए कि ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। तो इसका आंसर है कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि भारत के लोग अपने देश की संस्कृति को भूल चुके हैं। भारत के लोग अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं या भूल गए हैं। उन्हें विदेशी खान पान, चाल चलन, रहन सहन
पहनावा, ओढ़ावा, वेशभूषा, भाषा तथा विद्या बुद्धि भी विदेशी अच्छी लगने लगी है। कहते हैं कवि कि हमारे देश की जो संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति, वह धीरे धीरे लोप होते जा रहा है, क्योंकि जो हमारे देश के लोग हैं वे अब विदेशी खान पान, चाल चलन, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, वेशभूषा, भाषा, भाव, विद्या बुद्धि विदेशी उन्हें अच्छी लगती है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। कहता है कवि ने माली और मालिन किसे कहा है और क्यों? तो कवि ने माली और मालिन क्रमशः कृष्ण तथा राधा को कहा है क्योंकि माली तथा मालिन के प्रयासों से वाटिका की सुंदरता बनी रहती है। उसी प्रकार कृष्ण तथा राधिका के प्रयास से प्रेम रूपी वाटिका जीवंत बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। कहता है कवि ने माली और मालिन किसे कहा है और क्यों? तो कवि ने माली और मालिन क्रमशः कृष्ण तथा राधा को कहा है। क्रमशः कृष्ण तथा यानी माली कृष्ण को कहा है और मालिन राधा को कहा है, क्योंकि माली तथा मालिन के प्रयासों से वाटिका की सुंदरता बनी रहती है। वाटिका की सुंदरता बनी रहती है यानी माली या मालिन के प्रयास से जो उनकी बागीचा होती है उसी को यहाँ पर वाटिका बताया गया है। तो उनकी सुंदरता बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण तथा राधिका के प्रयास से प्रेम रूपी वाटिका जीवंत बनी हुई है, यानी बहुत अच्छी बनी हुई है, सुंदर बनी हुई है, आप जो भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्वदेशी पाठ का मूल भाव को लिखें। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया बिहार बोर्ड में कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। बहुत ही बार बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछा है, तो आप इसे अवश्य ही याद करेंगे। स्वदेशी कविता प्रेमघन के द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने भारतीयों द्वारा विदेशी खान पान, वेशभूषा, शिक्षा तथा रहन सहन पर व्यंग करते हुए कहे हैं कि यह आधुनिकता का प्रतीक नहीं बल्कि दास प्रवृत्ति का सूचक है। देखिए क्या कह रहा है कवि, स्वदेशी कविता प्रेमघन द्वारा रचित। स्वदेशी कविता किसके द्वारा रचित है? प्रेमघन। प्रेमघन किसे कहा गया है? प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन का उपनाम, बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है? प्रेमघन। तो आप इसे याद रखेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते स्वदेशी कविता बद्री नारायण चौधरी द्वारा रचित। इस कविता के माध्यम से कवि ने भारतीय द्वारा विदेशी खान पान, वेशभूषा, शिक्षा, रहन सहन पर व्यंग करते हुए कहे हैं कि यह आधुनिकता का प्रतीक नहीं बल्कि दास प्रवृत्ति का सूचक है। क्योंकि हमारे भारत के लोग हमारे भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं और उन्हें विदेशी खान पान सभी चीज़ अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कवि किसके बिना अपना जन्म व्यर्थ मानता है? तो कवि राम नाम के उच्चारण के बिना जगत में अपना जन्म व्यर्थ मानता है। कवि कहता है यदि आपका जगत में कहीं भी जन्म हुआ है तो यदि आप राम नाम के उच्चारण यदि नहीं कर रहे हैं तो आपका जन्म व्यर्थ माना जाएगा, क्योंकि राम नाम के उच्चारण के बिना प्राणी की मुक्ति संभव नहीं है। यदि आप मरते हैं तो आपका मुक्ति संभव नहीं होगा यदि राम नाम यदि आप नहीं जपते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 12 है, मगम्मा की अपने बहू के साथ यानी मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा। मगम्मा क्या करती थी? मगम्मा दही बेचने की कार्य करती थी।
मगम्मा को बराबर कौन परेशान करता था? तो रंगप्पा नाम का एक जुआरी था जो उन्हें बराबर परेशान करता था और उनसे रुपया मांगता था। तो आप ये सब क्वेश्चन याद रखेंगे। मगम्मा के अपने बहू के साथ पोते को लेकर विवाद था। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है कि मगम्मा की अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो मगम्मा के अपने बहू के साथ पोते को लेकर विवाद था। मगम्मा की बहू किसी बात को लेकर उससे पिटाई कर देता था, यानी मगम्मा की बहू यानी नजम्मा अपने बेटे को किसी बात को लेकर पिटाई कर देती थी। मगम्मा द्वारा नजम्मा से पूछे जाने पर, नजम्मा उसका क्या था? बहू था। तो मगम्मा द्वारा यानी नजम्मा से पूछता था कि क्या ये सो इसे पीट रही हो? तो मगम्मा द्वारा पूछे जाने पर उसे ही खरी खुटी सुनाने लगती थी। तो कौन खरी खुटी सुनाने लगती थी? तो नजम्मा कौन थी? मगम्मा की बहू थी। तो खरी खुटी सुनाने लगती थी। आज के वीडियो में मैं आपको 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहेंगे। इसी तरह से मैं आपको करीब 60 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन क्वालिटी रहेगा और सबसे अच्छा मार्क्स आएगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लग रहा होगा अभी तक, यदि आप थोड़ा भी कुछ समझे तो वीडियो को लाइक करेंगे। यदि इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का PDF लेना चाहते हैं और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषक आधुनिक सब समाज कार्य कुशल बनाने के लिए श्रम विभाजन का अवश्य मानता है। श्रम विभाजन को क्या करता है? अवश्य मानता है। क्योंकि जातिवाद, यहाँ बाल लिखा गया है तो आप यहाँ से शुद्ध कर लीजिएगा, यहाँ पर जातिवाद होगा। तो जातिवाद श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति के लिए एक ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उस पेशा में पारंगत हो। इस प्रकार की पेशा में परिवर्तन की अनुमति नहीं होने के कारण भारत में जाति प्रथा में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो एक बार और इसे देख लेते हैं, आपको कुछ समझ में आया होगा या नहीं आया होगा। तो इस बार मैं आपको वीडियो इसलिए करवाता हूँ क्योंकि आपको यदि 1 से 2 बार यदि सुन लेते हैं तो आपको 70% तो फिक्स है कि याद हो जाएगा। खास करके हिंदी में, हिंदी क्या है? एक कहानी है, या आप पढ़े होंगे। यदि आप उसको सुनते हैं तो आपको याद हो जाएगा। आप इसे रट्टा मारकर मत याद कीजिएगा, आप सिर्फ इसे 3, 4, 5 बार पढ़ लीजिएगा और आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा न हो। देखो, जाति प्रथा ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो कि उसके पिता के द्वारा कार्य किया हुआ, जो उसके पिता कार्य कर रहा है वैसा कार्य करने का अनुमति नहीं देता है, भले ही वह उस कार्य में क्या करता है? पारंगत हो, यानी वो कार्य कर रहा है, वह उस पेशा में पारंगत हो।
इस प्रकार के पेशा में परिवर्तन की अनुमति। इस प्रकार की पेशा में क्या है, परिवर्तन की अनुमति नहीं होने के कारण भारत में बेरोजगारी भारत में जाति प्रथा में बेरोजगारी की प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। उम्मीद है कि अब क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा अपने घर और जीवन के मामले में अपवाद था। अपवाद यहाँ पर अपवाद होगा तो आप इसे देख लेंगे और याद कर लेंगे। मैं आपको पीडीएफ में सुधार दूंगा और उसके बाद दूंगा। घर के मामलों में अपवाद था क्योंकि खोखा का जन्म पाँच बेटियों के बाद हुआ था। खोखा का जन्म कितने बेटियों के बाद हुआ था? 5 बेटियों के बाद हुआ था। उसके माता पिता का कोई उम्मीद नहीं रह गया था कि अब मुझे कोई बेटा होगा, क्योंकि उसे 5 बेटी ही शुरू से एक लगातार हुआ और कोई उम्मीद नहीं था कि अब मुझे बेटा होगा। लेकिन तब उसका जन्म होता है, किसका? यानी खोखा का जन्म होता है 5 बेटियों के बाद। खोखा के 5 बहनें थी, उनका नाम क्या था? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। उम्मीद है कि आप एक अपने प्यारे से हाथ से उंगलियों से एक कमेंट अवश्य करेंगे, क्योंकि यदि आप कमेंट करते हैं तो हमें आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करता हूं। तो उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग।